की जरूरत है। तो आज हमारे साथ देश के दिग्गज म्यूचुअल फंड में से एक कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के सीआईओ इक्विटी के आप चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, हर्ष उपाध्याय साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हर्ष सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, इस मुश्किल भरे दिन आपने समय दिया हमें। सबसे पहले यही है कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर वो सारे पूछ रहे हैं, अब अभी तक तो प्रॉफिट में थे, अब कुछ लोग नुकसान में आ गए हैं, कुछ आने की तैयारी में, तो वो पूछेंगे बुक कर लें क्या, निकल जाएं क्या, तो क्या राय होगी आपकी उनके लिए? नमस्कार अनिल जी। जी देखिए, म्यूचुअल फंड्स एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल कहा जाता है स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए। इसका मतलब है कि जो ऊपर नीचे होता है, मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, उसमें ज्यादातर वोलेटिलिटी म्यूचुअल फंड के डाइवर्सिफिकेशन की वजह से कम हो जाता है, क्योंकि कोई भी आप पोर्टफोलियो निकाल के देखेंगे 40 से 60 स्टॉक या 70 स्टॉक होते हैं, तो कुछ शायद ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे आएंगे। ये तो हर मार्केट के फेज में ये देखने को मिलेगा। देखिए, और दूसरी बात यह है कि 2020 का जो कोविड लोस थे, वहां से करीब करीब अक्टूबर 2021 तक काफी अच्छा मार्केट रहा। ये एक हिसाब से अगर अंग्रेजी में कहते हैं तो अनप्रेसिडेंटेड बोल सकते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट ऊपर चलता ही गया और कोई करेक्शन ही नहीं है। लेकिन पिछले 3-4 महीने में करेक्शन देखने को मिला है। तो ये जो लंबे अवधि के जो निवेश करते हैं, उन्होंने ये वॉलेटिलिटी मार्केट में देखा हुआ है और उनको पता भी है कि अगर इस वॉलेटिलिटी में बने रहते हैं या उनकी इक्विटी एलोकेशन इंक्रीज करते हैं तो लॉन्ग टर्म में उनको फायदा ज्यादा ही मिलता है। लेकिन ऐसे भी इन्वेस्टर्स होंगे जो मार्केट को देख के 2021 में या 2020 में आए हैं, उनको अभी वॉलेटिलिटी का इतना ध्यान नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा ये मुश्किल समय है। लेकिन यूजुअली यही होता है कि अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करें और डिसिप्लिन में बने रहें, तो लंबे अवधि में इक्विटी मार्केट्स में आपका रिटर्न्स अच्छे ही बनते हैं। परफेक्ट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, बेचने का टाइम नहीं है। ये हर्ष सर ने बिल्कुल क्लियर कर बता दिया कि बेचने का मत सोचो, अब खरीदने का सोचना है। अब सर, खरीदने में क्या खरीदें? कोई बैलेंस फंड टाइप जहां इक्विटी और डेट दोनों का पोर्शन है, या फिर आपके वो डायनामिक फंड होते हैं जिसमें आपकी मर्जी पर, आप सीआईओ हैं, आप डिसाइड करें कि कब लार्ज कैप में जाना है, कब मिड कैप में जाना है, कब स्मॉल कैप में जाना है। तो जरा ये बताइए इस तरह की सिचुएशन में कौन से फंड बेहतर है? देखिए अनिल जी, जो नए इन्वेस्टर्स हैं जिनको इक्विटी वैल्यूएशंस या डेट वैल्यूएशंस का ज्यादा अनुभव नहीं है, उनके लिए डायनेमिक एसेट एलोकेशन एक अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें उनको सिर्फ एक फंड में चूज करना है और उसमें निवेश करना है। और जैसे जैसे मार्केट के इक्विटी वैल्यूएशंस ऊपर जाएंगे, तो इक्विटी का जो प्रोपोर्शन होगा उस फंड में वो कम होते जाएगा। और जैसे जैसे मार्केट नीचे के लेवल पे आते हैं, वैल्यूएशन सस्ता होता है, तो उसमें इक्विटी का एलोकेशन बढ़ता जाता है। तो एक हिसाब से एक ही फंड में आप पूरा डेट और इक्विटी मार्केट का अच्छा अनुभव ले सकते हैं। ये और पूरा ये डिसीजन जो रहेगा फंड हाउस का रहेगा, तो इसमें आपको कोई सोचने का जरूरत नहीं है ऑन अ डे टू डे बेसिस। लेकिन अगर आप प्योर इक्विटी फंड ले या प्योर डेट फंड ले, तो आपको अपने हिसाब से फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करके अलोकेशन को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। जब भी आपको लगता है कि बहुत प्रॉफिट्स आ गए, मार्केट वैल्यूएशन महंगे हो गए, तो आपको खुद से रिडेम्पशन करके दूसरे फंड में जाना पड़ेगा, दूसरे एसेट क्लास में जाना पड़ेगा। तो यही एक डिफरेंस है। तो मेरा मानना है कि जो इन्वेस्टर्स एकदम नए हैं, उनके लिए डायनेमिक एसेट एलोकेशन अच्छे फंड्स हैं। जिनको ऑलरेडी इक्विटी निवेश का अनुभव है, तो उनके लिए प्योर इक्विटी फंड्स भी चलेंगे। परफेक्ट। आपने आज के जी दिन में जी 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 सर, प्लीज आज प्लीज, हाँ बोलिए सर। आज के दिन में हमारे हिसाब से लार्ज कैप फंड्स में कम वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा आगे जाके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक करेक्शन भी हुआ है, टाइम करेक्शन भी हुआ है, वैल्यू करेक्शन भी हुआ है। लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स जो हैं, वहाँ पे यही बात हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ये जो मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स हैं करीब करीब 2 से 3 टाइम ज्यादा चले हैं लास्ट 12 या 18 महीने में। तो उस हिसाब से वहाँ पे वोलेटिलिटी ज्यादा रह सकता है। लेकिन जिसका लंबे अवधि का निवेश है, जिसका करीब करीब 3 से 5 साल है मिनिमम निवेश का होराइजन, उनके लिए मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स भी चलेगा। लेकिन वहाँ पे हम जरूर ये बोलेंगे कि एसआईपी या एसटीपी के जरिए आए, लमसम करना नहीं चाहिए। परफेक्ट है सर। अब एक सवाल जो इन्वेस्टर्स के मन में है कि चलिए लॉन्ग टर्म के लिए भारतीय बाजार ठीक है, लड़ाई झगड़ा उनका अपना है, आगे पीछे खत्म भी होगा, लाइफ लॉन्ग तो नहीं चलने वाला है। उसके बाद निवेश के लिए किस तरह की थीम्स पर फोकस करना है, ये बताएं कि क्यों। एक तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं
वो पहले बढ़ सकते हैं, उस हिसाब से उनमें पैसा लगाएं, या रिस्क वहां ज्यादा है और हमारे यहाँ के सेक्टर्स जो हैं उनमें पैसा लगे? तो आप एज ए फंड मैनेजर आप क्या सोचते हैं सर? अनिल जी, देखिए, ये जो अभी यूक्रेन और रशिया का जो मामला चल रहा है, ये तो हमारे हिसाब से एक साइड शो है। तो जी। जो बड़ा जो क्रिटिकल मामला है वो है, जैसे ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स का जो सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो वो ज्यादातर अवधि के लिए उसका इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा, ये हमारा अनुमान है। लेकिन उसके बाद भी काफी सारे ऐसे थीम्स हैं जो भारतवर्ष में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल में ये सब थीम्स अच्छी रिटर्न्स आपको देके जाएंगे। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, करीब 10-12 साल से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ खास इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुए हैं। हमने देखा है कि डिमांड 10-12 साल में काफी इंप्रूव हुआ है, तो एक्सेस कैपेसिटी जो रहा है वो भी कम हुआ है। और आगे जाके अगर कोविड डिस्रप्शन अपने आप में सुधार हो जाता है, तो उसके बाद जो डिमांड स्टेबलाइज होगा और जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, उसमें भी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का जरूरत पड़ेगा। इसके बाद आपका जो चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी है, उसमें भी काफी सारे सेक्टर्स है जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपके सेल्फ सफिशिएंसी के हिसाब से भी काफी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में और कैपेसिटी एडिशन का जगह आउट बचा है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जो थीम है, ये हमारे हिसाब से नेक्स्ट 5 से 10 साल के लिए अच्छा एक थीम रहेगा। दूसरा है ये जो डिजिटलाइजेशन थीम है, ये तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ हाई टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट हर एक कंपनी अपने बिजनेस मॉडल में सुधार लेके आ रही है और हर एक कंपनी टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कर रही है। उस हिसाब से जो जो बिजनेस मॉडल्स में टेक्नोलॉजी यूज होके बेहतर कन्वीनियंस या बेहतर एफिशिएंसी जो मिल रहा है कस्टमर्स को, वो सब बिजनेस मॉडल्स में लंबे अवधि के लिए निवेश करना जरूरी है। तो ये दूसरा थीम हो गया। और थर्ड जो थीम है, हमें लगता है कि बिग गेटिंग बिगर एंड स्ट्रॉन्ग गेटिंग स्ट्रॉन्गर, अगर अंग्रेजी में बोले तो लास्ट 3 से 5 साल में काफी डिस्ट्रप्शन इंडिया में देखने को मिला है। पहले हुआ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद हुआ डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद आपने देखा है कि एनबीएफसी सेगमेंट में क्रेडिट क्राइसिस, और अभी कोविड चलते हुए 2 साल में काफी उतार चढ़ाव हुआ। तो ये सब में जो बड़े कंपनीज हैं उनके जो स्ट्रेंथ है वो और बड़ा है और स्ट्रांग हो रहे हैं। तो उस हिसाब से हर एक सेक्टर में जो जो जितने भी कंपनीज एस्टेब्लिश्ड हैं, भले ही उनके वैल्यूएशन महंगे हो, आपको तो जरूर देखना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यूएशन में कब कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन जो बड़े कंपनीज है वो और स्ट्रांग होते जाएंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ये हमारा अनुमान। तो ओवरऑल ये 3-4 जो सेगमेंट्स हैं, थीम्स हैं, वहां पे आप निवेश का सोच सकते हैं। ओके, बिल्कुल। तो ये है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहतरीन थीम्स। लार्ज कैप फंड्स ज्यादा सेफ हैं, मैन्युफैक्चरिंग थीम लंबी चलेगी, और भी बाकी सेक्टर्स जो हर्ष सर ने आपको बताया। हर्ष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस दिन हमारे साथ जुड़े। आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए अपनी राय बिल्कुल साफ रखी और उन्हें डायरेक्शन दिया। थैंक यू वेरी मच सर।